लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दस्ताना बोर्ड भंग होने के बाद फिर गठित हुई बद्री केदार मंदिर समिति। उत्तराखंड में प्रचार करेंगे सांसद रवि किशन। भोजपुरी में जनता से की मुख्यमंत्री धामी को वोट डालने की अपील। कांग्रेस ने लगाया विधायक चंदन रामदास पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। भाजपा की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा निराधार आरोप लगा रही है कांग्रेस। मसूरी में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बताया डॉन। हरीश रावत के ट्वीट टारगेट पर भाजपा सरकार। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बहाने भाजपा को जमकर घेरा। हरदा के वार पर बीजेपी का पलटवार। मदन कौशिक बोले हार का सता रहा है डर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल फूंक चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दम भर रही हैं, साथ ही ऑनलाइन प्रचार प्रसार भी कर रही है। इसी कड़ी में सांसद और अभिनेता रवि किशन उत्तराखंड में प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। दरअसल गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने ट्वीट पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में प्रचार में उतरने की बात कही है। रवि किशन ने भोजपुरी में उत्तराखंड की जनता से अपील करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने 3 महीने में बहुत काम किए हैं। उनके कामों को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। साथ ही कहा कि बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाए। खानपुर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र जहां 50,000 से ज्यादा की आबादी एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी। दरअसल खानपुर विधानसभा क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी, भंगेड़ी, टोड़ा कल्याणपुर, नंदा कॉलोनी, चौरासी, टोड़ा एहतमाल में रहने वाले हजारों लोगों का मार्ग आर्मी द्वारा लंबे समय से बंद कर दिया गया था, जिसकी गुहार वो कई बार लगा चुके थे, पर उनकी समस्या को कभी भी किसी ने सक्षम नेतृत्व तक नहीं रखा। जब पत्रकार उमेश कुमार को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया। आपको बता दें कि पत्रकार उमेश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों के एक दल ने देश के राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की, जहां अजय भट्ट ने न सिर्फ आश्वासन दिया बल्कि समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करने और रुड़की आने की बात भी कही। अजय भट्ट ने कहा कि इस गंभीर समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। ये बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि इतने सालों से लोग बाग त्रस्त हैं। एक बड़ा तबका लगभग 50,000 की आबादी जो है वो परेशान है। 200 मीटर की सड़क के चक्कर में 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और 500 मीटर की सड़क के चक्कर में 5 किलोमीटर और 800 मीटर के चक्कर में 8 किलोमीटर। तो लोग आना जाना भी पसंद नहीं करते। वहाँ पर रिश्तेदार आने से कतराते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना पड़े तो बहुत लंबा चक्कर करके जाना पड़ता है, लंबा चक्कर करके लाना पड़ता है। रात बिरात में कोई परेशानी हो जाए, कोई चिकित्सा की समस्या हो जाए तो आधी रात में भागने के लिए बहुत लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है, इससे पूरा क्षेत्र परेशान है। और कई बार ये सब लोग मिलके इस मामले को सभी के संज्ञान में लाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने बैठकर निर्णय लिया कि एक बार रक्षा मंत्री जी से मिलने चलते हैं और उनके संज्ञान में लाकर और फिर इसकी पैरवी तेज़ी से करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे तब तक ये मैटर निपटेगा नहीं। क्योंकि फाइलें जाती हैं, ज्ञापन जाते हैं, वो सब डस्टबिन में चले जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उसके संबंध में हम सब लोग आए। आज सब ने बात रखी माननीय रक्षा मंत्री जी से और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और उन्होंने खुद भी कहा है कि रास्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने और कही कि आचार संहिता खत्म होने के बाद वो स्वयं आएंगे और निरीक्षण करेंगे और उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ से भी बात करेंगे और इस मैटर को का निवारण करेंगे। आज हम जो है उमेश सर के साथ जो है दिल्ली पहुंचे हैं। दुर्गा कॉलोनी की हमारी कुछ समस्या को लेकर के दुर्गा कॉलोनी, भंगेड़ी और जलालपुर, टोडा कल्याणपुर सभी की हमारी जो समस्या है वो जो है दुर्गा कॉलोनी से जो रोड जाता है वो आज 2-3 सालों से बंद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी समस्या जो है पूरी हो जाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। उमेश भाई हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। हम उमेश भाई के बहुत बहुत आभारी हैं। जैसा कि आज तक नेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन एक पहला समाज सेवी आदमी देखा मैंने आज, जिसने पहली बार हमको पूरा आश्वासन और अपनी टीम को लेकर माननीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी के पास लेके आए हमें। और हमें बड़ी खुशी हुई आज की आज पहली बार कोई समाज सेवी हमारे बीच में हमारी समस्या को उठाने वाले मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों को उठाने वाले मतलब कोई एक नेता मतलब एक पैदा हुई है। उमेश जी द्वारा समस्या का संज्ञान लिया गया। ये समस्या हमारी जटिल है, सालों से चलती आ रही है समस्या।
बढ़ती चली गई समस्या, इन्होंने संज्ञान लिया, इन्होंने हमें आश्वासन दिया भाई हम मंत्री जी जो अजय भट्ट जी हैं रक्षा राज्य मंत्री, उनसे मिलेंगे और अपनी समस्या का जो है उनके सामने रखेंगे। आज इन्होंने जो है उमेश जी ने समस्या रखी, उन्होंने ध्यान से सुनी, हमें आश्वासन दिया स्थायी तौर पर इसका हल निकालने के लिए। हम सब गांव वाले, कॉलोनी वाले, बंगड़ी वाले सब लोग क्षेत्र के इकट्ठा होकर उमेश जी के नेतृत्व में दिल्ली मंत्री जी से मिलने आए। हमें उमेश जी ने मिलवाए और हमें आर्मी के रास्ते को लेकर जो हमारी समस्याएं पुरानी बनी रहती है उस समस्या को लेकर रास्ता खुलवाने हेतु हम दिल्ली आए। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने के बाद अब दोबारा से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को पुनर्गठित किया गया है। इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुरोहित समुदाय को राज्य सरकार के संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वह हिमालय मंदिरों पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में संस्कृति सचिव HC सेमवाल द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भाजपा नेता अजेंद्र अजय को समिति का अध्यक्ष, किशोर पंवार को उपाध्यक्ष और BD सिंह को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा समिति में 13 सदस्य हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख का ऐलान होते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जवाब दिया है। मदन कौशिक ने हरीश रावत के इन आरोपों को चुनाव से पहले हार का डर बताया है। मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद सरकार की तरफ से नियुक्तियां और ट्रांसफर का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने जो भी आदेश जारी किए थे वो आचार संहिता से पहले के हैं। हरीश रावत का इस तरह का डर बता रहा है कि उन्हें हारने की चिंता सता रही है। विरुद्ध कोई भी काम सरकार ने नहीं किया। चुनाव आचार संहिता 3:30 बजे जब लगी, उसके लगने के बाद कोई भी आदेश उसके बाद का यदि हो तो तब हम इस चीज को जरूर आपको कहना चाहिए। कोई आदेश नहीं है। सामान्य स्तर पर सरकार ने पिछले दिनों में लगातार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत ही लोकप्रिय और अच्छे निर्णय लिए हैं। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आप अपने आप को चुनाव में हार जानकर और इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप पर आ गए हैं। सभी जानते हैं कि अब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोई भी निर्णय नहीं लिए जा सकते, तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का साफ मंशा है कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप चुनावी समर में लड़ाई से बाहर हो गए हैं। इससे साफ उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं, जहां पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बागेश्वर विधानसभा के गरुड़ क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा वर्तमान विधायक चंदन रामदास पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख गरुड़ और कांग्रेसी नेता भरत फरसवाण ने कहा कि विधायक द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी गाँव-गाँव जाकर सार्वजनिक तौर पर हारमोनियम, ढोलक सहित क्रिकेट किट इत्यादि का वितरण किया जा रहा है, जो कि आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन है। गरुड़ क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस द्वारा वर्तमान विधायक पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख गरुड़ भरत फरसवाण मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे आखिर कांग्रेस का किस तरीके का आरोप है, क्या कुछ इनके द्वारा आरोप लगाया गया। सर, पूरी घटना क्या है? कल दिनांक 9 जनवरी को ग्राम सभा आड़ा में विधायक बागेश्वर श्रीमान चंदन रामदास जी के द्वारा एक वो ग्राम आड़ा में वाद्य यंत्र क्रिकेट किट बांटा गया, जिसका कुछ ग्रामवासियों ने वीडियो बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा और कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में वो वीडियो भेजी गई है, जिसका हम कांग्रेस पूर्ण विरोध करते हैं और उचित कार्रवाई का वो करवाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, आपके द्वारा उस वीडियो को जिलाधिकारी के पास भी फॉरवर्ड किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की वार्ता या किसी प्रकार की जांच की बात आपसे कही गई है? जिलाधिकारी ने हमारे जो कार्यकर्ता हैं बालकृष्ण ने उनको आश्वासन किया है कि इसकी जांच कराई जाएगी वीडियो की पहले, उसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को चौथी बार भी अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही है और उनको लगता है कि जो माननीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनकी लोकप्रियता को देखकर वो बौखला गए हैं और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। और चूंकि माननीय विधायक हैं और वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं,
तो हो सकता है उन्होंने कभी किसी समय की फ़ोटो उन्होंने ले ली होगी माननीय विधायक जी की, और उस फोटो को एक आधार मानकर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल निराधार है। और मैं मानता हूं कि विधायक जी की लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस के लोग बौखला के इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो सर, वर्तमान में जहां कहा जा रहा है कि जो वीडियो सामने आ रहा है, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सत्यता की बात भी कही जा रही है और कांग्रेस द्वारा खासा आरोप उन्हीं फोटो और उन्हीं वीडियो के जरिए लगाया जा रहा है। देखिए, मैंने भी वो वीडियो देखी है। उस वीडियो में न तो कोई स्पष्ट रूप से न माननीय विधायक जी का दिख पा रहे हैं, ना कोई अन्य कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा। शायद मुझे लग रहा है अगर फोटो अगर आपके पास भी होंगी तो आपने भी उस फोटो को देखा होगा, उसमें भी इस तरह का कोई व्यक्ति न पहचान में नहीं आ रहा। और चूँकि माननीय विधायक हैं और लगातार क्षेत्र में है और लगातार हम लोग गांव में इस बीच लगातार पिछले 1 माह से लगातार गांव में थे, और इसी निमित्त हो सकता है कहीं पर किसी ने फ़ोटो खींच के और इस तरह का आरोप लगाने का काम लोग कर रहे हों। उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के परिजनों का ग्रेड पे को लेकर विरोध जारी है। पुलिस कर्मियों के परिजन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के परिजन भाजपा को चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। गुस्साए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ग्रेड पे के मामले को लेकर धामी सरकार को घेरा। पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाए जाने को लेकर परिजनों ने पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस कर्मियों के परिजनों ने हरीश रावत को अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पुलिस कर्मियों के परिजनों ने 2 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाने संबंधी आदेश को लॉलीपॉप बताया है। पुलिस कर्मियों के परिजनों का कहना है कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए इस बार पुलिस कर्मियों के परिजन कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर, हम घर घर जाके सर बीजेपी के खिलाफ हर किसी को, एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है सर पोल बूथिंग में वही खड़ा रहता है, वही लाइन लगाता है। सोचिए सर, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया ना, 2022 में तो इसका रिजल्ट मिलेगा, हम लेंगे 2022 में लेंगे। और तन मन धन से हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। और दूसरी बात यह है, सर्वप्रथम हमारी पहले और आखिरी बात यह है कि हम धामी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, धामी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम साम दाम दंड भेद, हम बीजेपी सरकार में धामी जी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। ये हमारे समस्त मातृशक्ति का और पुलिस परिवार का बात है। बीजेपी तो नहीं आने देंगे, पर धामी जी को कहीं से हम जीतने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। 2022 में की सरकार हम बिल्कुल बनने नहीं देंगे। मसूरी में शहर कांग्रेस द्वारा हॉल में कांग्रेस में शामिल हुई डॉक्टर सोनिया आनंद रावत का मसूरी पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल, पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल और कांग्रेसी नेता डॉक्टर सोनिया आनंद ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्षेत्र विधायक गणेश जोशी पर मसूरी का विकास न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी विधायक द्वारा मसूरी के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में हम नहीं सवाल पूछ रहे हैं, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये जनता की बात कर रहा हूँ। अगर महंगाई की बात करता हूँ तो जनता त्रस्त हो चुकी है। बेरोजगारी की बात करता हूँ, नौजवान परेशान है ना, हाथ को रोजगार नहीं, महिला की सिक्योरिटी नहीं है। अब आप ही देखो ना भाई, एक उदाहरण हमको ऐसा भी मिला परसों 8 तारीख को, जब ये आचार संहिता की बात आई तो ये देखने को मिला कि आप कार्य में 3 सचिव क्यों बदले गए हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? सारे कारगर हैं तो भाई मत बदलने की जरूरत क्या थी? तो ये तो जवाब देने पड़ेंगे ना, है कि क्या अब इतनी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी इन्होंने, बिना पैसों के, बिना बजट में व्यवस्था किए हुए सारे शिलान्यास हो गए। अरे डीपीआर तो बताओ, कहाँ है डीपीआर? अगर डीपीआर ही नहीं है तो योजना का है, और योजना का शिलान्यास का है? किस बात का शिलान्यास है? आप बताओ ना कि कहाँ पर है योजना। अभी देखिए सीवर की लाइन है, आधा मसूरी जो है तब से सीवर को तरस रहा है, नहीं पूरा हुआ। 69 करोड़ का मैं सैंक्शन करा के लाया था, आज आधा शहर जो है सीवर से नहीं जुड़ पाया। आज पानी की स्थिति देख लो यार, एमडीडी की देख लो ना, अपने नक्शे तो पास हो गए, बाकी के नक्शे रह गए। 1 टाइम सेटलमेंट में जो है फॉरेस्ट को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्यों नहीं क्लियरेंस दी गई? क्योंकि भाई दूसरे की कोई परवाह नहीं। तो हम कह रहे हैं कि विधायक तो होना कोई एक अलग बात नहीं, मैं भी विधायक रहा हूं, लेकिन मैं जनता के लिए समर्पित रहा और जनता के लिए जवाबदार रहा। जो जमीनी जो स्तर है उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, राजनीति का मुझे सहारा मिला है, मुझे कांग्रेस ने एक सम्मान दिया है, उसके प्रति भी मैं ईमानदार रहूंगी, लेकिन मेरी जमीनी हकीकत जो है वो लोगों के प्रति और लोगों की सेवा करना है, लोगों के दुख तकलीफ को समझना है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। टिकट का दावा भी है मसूरी विधानसभा। देखिए, मैंने कोई दावेदारी नहीं की, लेकिन हाँ
अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक कैंडिडेट हो सकती हूँ। मैं मसूरी आई हूँ, मैं मसूरी के एक गांव में घूमी हूँ, मैंने एक महिला की बात सुनी है, मैंने एक पुरुष की बात सुनी है। तो पिछले 15 सालों में जिस तरह विकास हुआ है वो तो आप सब भी अच्छे से परिचित हैं। आम आदमी से आप जाकर के उनकी रिपोर्ट लीजिए कि चाहे शिफन कोर्ट का मुद्दा हो, 2 साल हो गए शिफन कोर्ट के लोग बेघर हैं, इतनी बुरी हालत में वो लोग रह रहे हैं। तो मंत्री जी कहाँ हैं, कहाँ हैं? उनके बीच में क्यों नहीं जाते मंत्री जी? आप मुझे उनका पूरा कार्ड दिखाइए ना कि उन्होंने पूरे 15 सालों में क्या क्या काम किया है। यहाँ पर इतनी बुरी हालत है, यहाँ पर पानी को लेकर के, शिविर को लेकर के समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। आप महिलाओं को लेकर के पूछ लीजिए, महिलाओं को उन्होंने क्या सशक्तिकरण की बात करते हैं बड़ी बड़ी, अरे कहाँ है महिलाओं का सशक्तिकरण? सबकी अपनी अपनी, एक परिवार में एक माँ के अगर 5 बेटे होते हैं तो सबकी सोच अलग होती है, मानते हैं ना आप ये बात? तो इसी तरीके से हमारे परिवार में भी मेरी सोच बिल्कुल अलग रही है, मैंने अलग तरीके का काम किया। अगर मुझे राजनीतिक एजेंडा ही अपनाना होता, बीजेपी को अपनाना होता, तो मैं आज से 10 साल पहले आ गई होती। लेकिन आज आने का एक मकसद हुआ है कि मैंने पहले ज़मीन में जाकर के लोगों की तकलीफें सुनी, उसके बाद राजनीति का झंडा उठाया कि आज वाकई मुझे अपनी बहनों के लिए लड़ना है। तो यही एजेंडा है मेरा। माना जाए अगर 2 मंच हो तो आमने सामने दिखेंगे हरक सिंह रावत और सोनिया रावत? देखिए, ऐसा मौका होगा तो जरूर सामने दिखेंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रशासन द्वारा शहर में चल रही व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को चुनाव में सहयोग के लिए अधिकृत किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार ट्रेवल्स व्यवसायियों द्वारा जिला चुनाव अधिकारी, आरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर हरिद्वार पते पर केयर ऑफ पर जारी की गई व्यावसायिक गाड़ियों को भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए बुलाए जाने और स्थानीय स्तर पर अधिग्रहण की जाने वाली गाड़ियों को टेंडर प्रक्रिया पर अधिग्रहण किए जाने की मांग की है। प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल फ्रंट फुट पर आकर जोर शोर से सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। रैलियां, जनसभाओं पर लगी रोक के बाद राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर राज्य की धामी सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत ने धामी सरकार को विफल करार देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की कई विफलताएं होंगी, जिसमें आपकी कल्पनाओं को, जिसको आप मूर्त रूप दे रहे होंगे, इस सरकार ने बिगाड़ा है। भाजपा सरकार ने आपकी भावनाओं को ध्वस्त किया है। ऐसे ही मेरी एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की भावना को भी इस सरकार ने ध्वस्त किया है। हरीश रावत ने कहा कि मैंने प्रयोग के तौर पर 4 नदियों को चयनित किया था, इसमें रिस्पना, बिंदाल, सौंग, देहरादून और हल्द्वानी की गोला नदी शामिल थी। हमारी मांग है, हम पिछले 7-8 महीने से लगातार निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से, जिला अधिकारी महोदय से, आरटीओ महोदय से, परिवहन अधिकारियों से, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, सभी से निरंतर अपनी बात को रखते आए हैं कि हरिद्वार आरटीओ में जो कॉमर्शियल गाड़ियां केयर ऑफ में रजिस्टर्ड हुई हैं, आने वाले 2020-22 के जो चुनाव में होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें उन गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया जाए। जिस प्रकार उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में हमारी उत्तराखंड की गाड़ियाँ निर्वाचन में अधिग्रहण की जाती है, उन गाड़ियों का भी अधिग्रहण होना अनिवार्य है। हम लगातार इस मांग को 6 महीने से निरंतर पत्राचार करते आए। हमारे पास में सभी पत्र मौजूद भी हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने भी इनको लेटर लिख करके ये कहा था कि आप उन गाड़ियों का अधिग्रहण करें, परंतु आज तक भी परिवहन विभाग, आरटीओ हरिद्वार ने किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं बुलाया है। और हम लोग जो सहयोग करते हैं और अभी भी करेंगे, सहयोग में हम मना नहीं करते, पर हमारा ये विरोध है कि जो गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पर केयर ऑफ में पंजीकृत की है, उन गाड़ियों को यहाँ बुलाया जाए। जो गाड़ियाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के वाहन व्यवसायियों की यहाँ पर केयर ऑफ में पंजीकृत हैं, उन गाड़ियों को निर्वाचन 2020-22 में यहाँ बुलाया जाए, उनकी भी यहाँ सेवा ली जाए, क्योंकि वो उत्तराखंड का पूरा लाभ लेते हैं, इसलिए वो भी इस निर्वाचन में सहयोग देने के अधिकारी बनते हैं। उनका यहाँ आना अति आवश्यक है, ये हमारी मुख्य मांग है। और इसी मांग को लेकर के आज हम आप सभी के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं, जिससे कि हमारी बात मुख्य निर्वाचन आयोग तक भी जाए और जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार तक भी जाए। जबकि हम 6 महीने से निरंतर ये मांग करते आए हैं, पर हमारी किसी ने मांग नहीं सुनी। अब हम इसका विरोध करते हैं। विरोध भी इस तरीके से करते हैं कि निर्वाचन तो होना अनिवार्य है और निर्वाचन होगा और हम सहयोग करेंगे, पर हम अपनी मांग को रखते हैं और हमारी बात जो है वो उचित मांग है और हमारी उचित मांग पर अमल में लाया जाए, यह हमारा उनसे अनुरोध है। ऐसा ना केयर ऑफ वाली गाड़ियों के लिए इसलिए चुना गया कि देखिए, जो हर चीज़ के लिए अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव के लिए देखो जितने भागीदार हम हैं तो वो लोग भी भागीदार हैं। जब उत्तराखंड में कोई टैक्स और की छूट है या किसी प्रकार का लाभ मिलना है तो वो तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठ के हर चीज़ का लाभ ले रहे हैं, वैसे भी लाभ ले रहे हैं और वैसे भी लाभ ले रहे हैं। तो उन लोगों के साथ में जो है हमारा सहयोग क्यों ना हो, निर्वाचन में साथ वो लोग क्यों ना दें। जब एक इंडिविजुअल, एक ही बंदे किसी के नाम 10,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रखी हैं
तो उसको नोटिस करके जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने RTO साहब DM साहब को लेटर दिया हुआ था। तो अभी तक पूछा जाए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे उनसे कि वो लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी। सरोवर नदी नैनीताल और उसके आसपास 9 जनवरी की देर रात से ही मौसम का मिजाज बिगड़ने के कारण मूसलाधार बारिश, तेज बिजली की गर्जना के साथ ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो रही थी। वहीं बाजारों में और उसके आसपास बारिश का दौर जारी है। यहां स्नो व्यू, हिमालयन दर्शन, किलबरी आदि स्थानों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों ने आग जलाकर ठंड को दूर करने का रास्ता अपनाया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रुद्रपुर में अराजक तत्वों के द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश शुरू हो गई है। कोशिश करने वालों के द्वारा 10 जनवरी की सुबह हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने की मंशा से एक खाली प्लॉट में प्रतिबंधित पशु और बछड़े को काटकर फेंका गया है। इससे गुस्साए गौ रक्षा सेवा दल और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की। यही नहीं, घटना के बाद भाजपा कांग्रेस के लोग आमने सामने भी आ गए। वहीं सूचना पर SSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हालांकि एक बार कांग्रेस भाजपा के नेताओं के आमने सामने आने पर माहौल बिगड़ने लगा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का वक्त देते हुए घटना का खुलासा करने की मांग की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कॉर्बेट पार्क में हाथी, तेंदुए और अन्य वन जीवों के दीदार के लिए लाखों पर्यटक हर साल यहां पहुंचते हैं। साथ ही जैव विविधता के लिए भी कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेश में जाना जाता है। इसी कॉर्बेट पार्क में खूबसूरत तितलियों का संसार भी है। इसी क्रम में तितली विशेषज्ञ संजय छिमवाल को कॉर्बेट पार्क पहली बार एबरेंट बुश ब्लू तितली दिखाई दी है, जिससे वह काफी खुश है। कि ये काफ़ी रेयर बटरफ्लाई है जो ख़ास तौर से आम देखी नहीं जाती, और ये पिछले कुछ वर्षों में 1 और 2 इसके रिकॉर्ड हैं जो ऊंचे स्थानों से मिले हैं, लेकिन कॉर्बेट के पास हमें ये पहली बार देखी गई है। एबरेंट बुश ब्लू या एबरेंट ओह ब्लू के नाम से इसे जाना जाता है, और ये बहुत खूबसूरत तितली है जो आज हमें मिली, और जिससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में इसमें और शोध करने की आवश्यकता है। दादा, कितनी प्रजातियां पाई जाती होंगी तितलियों की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास लैंडस्केप में? देखिए, हमारे आसपास अभी तक हम लोग लगभग 150 के करीब का चेकलिस्ट यहाँ पर है, जिसमें 143 हमने पूर्व में देखी थी और 7 उसके अलावा भी देखी गई हैं, तो कुल मिलाकर 150 हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जिसमें 1500 में से अगर 150 जो है हमारे आसपास देखी जा रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रतिशत है। और अगर इसमें और अधिक गहन अध्ययन किया जाएगा तो ये आंकड़ा 200 या 250 के ऊपर भी पहुंच सकता है। काशीपुर में 14 दिनों तक चलने वाली आम आदमी पार्टी की नवपरिवर्तन यात्रा 3 दिन में ही समाप्त हो गई है। दरअसल कोविड गाइडलाइन के चलते ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बालिन ने बताया कि कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उनकी ये पद यात्रा स्थगित की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के तबादले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने धामी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आचार संहिता लगने से पहले या लगने के बाद इस तरह के तबादले होने से ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राशन किटों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाई जाए और चुनाव घोषणा के उपरांत किए गए सभी विभागों के स्थानांतरणों और संवैधानिक संस्थाओं में की गई नियुक्तियों को निरस्त करते हुए दोषियों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। शिक्षा विभाग में मची हुई अंधेर गर्दी की हालत देखिए कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, तबादला सत्र शून्य होने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में दुर्गम से सुगम में शिक्षकों को लाया गया है, और कुछ शिक्षकों के आगे तो कॉलम में कारण तक नहीं बताया है कि उनको इतनी अफरा तफरी में तबादला करने का रीज़न क्या है। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों के आगे तो 2-2 जिलों के पूरे विद्यालयों के नाम दिए गए हैं, कुछ के आगे 7-8 विद्यालयों के नाम दे दिए हैं कि भाई जाइए इन सारे विद्यालयों में घूम कर आइए, कोई रिक्त स्थान मिलता है तो कुर्सी पर कब्जा करके वहाँ जमकर बैठ जाइए। यानी कि ये शिक्षकों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये 7-8 की सूची जो आपको दी जा रही है विद्यालयों की, इनमें से आप जिसमें चाहें उसमें अपनी नियुक्ति करा लें। तो ऐसा कहीं सरकारों में देखा नहीं गया पहले। ये एक तरह की पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली बात हो रही है, और ठीक आचार संहिता लगने से पहले या लगने के बाद इस तरह की ताबड़तोड़ नियुक्तियां साफ बता रही हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।